सोहेल और आप देख रहे हैं आपका नंबर 1 शो ये भारत की बात है। उम्मीद करते हैं आप सभी पूरी तरह से फिट होंगे और बहुत बहुत सेहतमंद होंगे। आइए आपको बताते हैं आज ये भारत की बात है मैं आपके लिए क्या है खास, दिखाएंगे महाकुंभ। आंकड़े देने से पहले महाकुंभ में मरने वालों के आंकड़े भी दे दें। यहाँ से प्रशासन से जो बयान जो आंकड़े दिए गए उन आंकड़ों को मैंने भी सबके सामने रखा। मैं महाकुंभ में दिवंगत लोगों को श्रद्धांजलि देता हूँ। हजारों की संख्या में वहां पर अपनी जान दी है। झूठ पे झूठ, एक प्रतिस्पर्धा दोनों दलों में है, कौन कितना सनातन विरोधी वक्तव्य दे सके। अगर अपराध बोध नहीं था तो आंकड़े दबाए छिपाए और मिटाए क्यों गए हैं? हमारी पहली प्राथमिकता थी कि किसी भी स्थिति में इसको हम जीरो हादसे तक लेके जाएं। ये बात सुनने में आई और सुनते रहे हम लोग कि सरकार ने 100 करोड़ लोगों के आने का इंतजाम किया है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष का यह वक्तव्य भी कि सरकार ने 100 करोड़ की घोषणा की थी, मुझे लगता है कि उनको बयान थोड़ा पढ़ना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, अगर ये बात गलत है तो मैं रिजाइन आपको देना चाहता हूं। मैंने बार बार कहा कि महाकुंभ में 40 से 45 करोड़ श्रद्धालु इस पूरे महाकुंभ के आयोजन में भागीदार बनेंगे। पहले सरकार ने संत समाज को शाही स्नान रद्द करने का आदेश दिया। अखाड़ों ने हादसे के तत्काल बाद मेला प्राधिकरण के साथ बातचीत करके अपने स्नान को स्थगित किया था कुछ देर के लिए। बात उस दिन या तिथि की नहीं होती है, बल्कि निश्चित मुहूर्त काल की होती है। ये सनातन परंपरा तोड़कर इन लोगों ने अच्छा नहीं किया। ये भी गुमराह करने वाला वक्तव्य है और सनातन धर्म की अवमानना ही नहीं, बदनाम करने की साजिश का एक हिस्सा है। और मैं ये बात और कहना चाहता हूं, आप अपने तरफ से जानकारी कर लीजिएगा। हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने शोक नहीं प्रकट किया था। ये लोग 12 बजे सो करके उठने वाले लोग हैं। इस प्रकार का इन्हें नोट बना करके देता है, उस वक्तव्य को पढ़ करके अपनी जगहसाई करते हैं और राजनेताओं की भी जगहसाई करते हैं। तो आपने सुना आज महाकुंभ पर अखिलेश बनाम योगी हुआ, कैसे आमने सामने की जो भिड़ंत हुई है महाकुंभ को लेकर योगी ने चुन चुन कर प्रहार किया। उससे पहले आपको दिखाऊं, योगी आदित्यनाथ आज खुद प्रयागराज में भी थे क्योंकि नेपाल के नरेश आए हुए थे। नेपाल के नरेश आए, उनके साथ योगी प्रयागराज में गंगा आरती और पूजन कर रहे थे। भूटान के नरेश आए, भूटान के नरेश को आप देख रहे हैं। भूटान के राजा जिनको योगी ने कल रिसीव किया, आज गंगा आरती और पूजन भूटान के नरेश के साथ किया। उसके बाद देखिए योगी आदित्यनाथ ने भूटान नरेश के साथ संगम में डुबकी भी लगाई है और उसके बाद उन्हें योगी खुद छोड़ने भी गए। ये संगम की तस्वीर आप देख रहे हैं। संगम में भूटान नरेश पहुंचे और योगी आदित्यनाथ उनके साथ मौजूद थे और साथ में ही संगम में स्नान भी किया। लेकिन दूसरी तरफ क्या हो रहा था, योगी प्रयागराज में थे, दूसरी तरफ संसद में आज अखिलेश के बोलने की बारी थी। तो अखिलेश यादव संसद में योगी पर हमला करते नजर आए, राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बोल रहे थे, लेकिन हमले योगी आदित्यनाथ और उनकी सरकार पर कर रहे थे। दूसरी तरफ योगी ने जवाब दिया। अगली तस्वीर दिखाऊं, योगी आदित्यनाथ प्रयागराज में थे तो उन घायलों से मिलने फिर पहुंचे दोबारा योगी, जो अस्पताल में अभी भर्ती हैं। ये वो घायल जो
महाकुंभ में जो हादसा हुआ उसमें जो लोग घायल हुए थे उनका हालचाल जानने के लिए योगी दूसरी बार पहुंचे हैं। एक एक बेड पर गए, योगी ने हाल जाना और क्या स्थिति है वो जाना और बाकायदा डॉक्टर्स और स्टाफ और प्रशासन को हिदायत दी है उनके बारे में उनका ख्याल रखने की और साथ साथ यह भी देखने की कि उनकी स्थिति कैसे बेहतर हो रही है। लेकिन आज संसद से अखिलेश यादव योगी पर हमला कर रहे थे। महाकुंभ हादसे को लेकर योगी को घेरा अखिलेश ने, कहा लोकसभा में हादसे पर 2 मिनट के मौन की मांग की अखिलेश ने, लेकिन स्पीकर ने इससे इनकार कर दिया। अखिलेश ने पूछा आंकड़े क्यों छिपाए जा रहे हैं? अगर सत्ता पक्ष के मन में अपराध बोध नहीं है तो आंकड़े छिपाए क्यों जा रहे हैं? डिजिटल कुंभ कराने वाले मृतकों की मौत की डिजिटल डिजिट नहीं बता पा रहे हैं, खोया पाया केंद्र ही नहीं मिल रहा है। महाकुंभ में लोगों के चप्पल, जूते और कपड़े बिखरे थे, यूपी के सीएम ने खुद दुख प्रकट नहीं किया। जब सब जगह मौतों की बात आ गई तो उन्होंने 17 घंटे बाद इसे बताया। पहले अखाड़ों का स्नान रद्द कर दिया गया, जब पूरे देश में यह बात उठी तो फिर स्नान कराया। महाकुंभ में डबल इंजन सरकार फेल हो गई, इसलिए इसकी जिम्मेदारी सेना को सौंपी जानी चाहिए। लोग पुण्य कमाने आए थे और अपनों के शवों को लेकर गए हैं। जमीन पर लाशें पड़ी हुई थी और फूलों की वर्षा हो रही थी। लाशों से बदबू आई तो उन्हें क्रेन से उठाकर फेंक दिया गया, लेकिन कहां फेंका गया यह पता नहीं। सरकार ने प्रचार किया कि 100 करोड़ लोगों के आने की व्यवस्था की है। अगर यह बात गलत है तो मैं आपको इस्तीफा दे दूंगा। अब बारी थी योगी आदित्यनाथ की। लोकसभा में अखिलेश के भाषण के कुछ देर बाद योगी आदित्यनाथ सामने आए। अखिलेश और विपक्ष के आरोपों पर योगी ने भी तीर चलाए। महाकुंभ पर खड़गे का बयान गुमराह करने वाला है, उन्होंने कहा। महाकुंभ पर अखिलेश यादव का बयान शर्मनाक है। कांग्रेस एसपी में सनातन विरोध की प्रतिस्पर्धा लगी है। सनातन विरोधी महाकुंभ में बड़ा हादसा चाहते थे। हादसे की जांच के लिए न्यायिक आयोग गठित किया है। महाकुंभ में कोई भी परंपरा बाधित नहीं हुई है। 22 दिनों में 38 करोड़ श्रद्धालु महाकुंभ पहुंचे। सनातन विरोधियों की साजिश कामयाब नहीं होगी। 29 जनवरी के हादसे की तह तक जाएंगे। षड्यंत्रकारियों को बेनकाब कर सजा दिलाएंगे। सनातन के खिलाफ सुपारी लेकर षड्यंत्र रचा गया और यह सिर्फ अवमानना नहीं, बदनाम करने की साजिश है। सरकार ने सभी घायलों का उचित इलाज कराया है। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष झूठ का रिकॉर्ड बना रहे हैं। उनका चरित्र सनातन विरोधी है। महाकुंभ की घटना पर शरारती तत्व झूठ फैला रहे हैं। ये सनातन धर्म से कितनी नफरत करते हैं, महाकुंभ पर इनकी गिद्ध दृष्टि है। 12 बजकर सोकर उठने वाले क्या बात करेंगे? तो योगी ने अखिलेश पर चुन चुनकर वार किया है। सुनिए जरा अखिलेश संसद से क्या कह रहे थे और योगी संसद के बाहर से क्या जवाब दे रहे थे। डिजिटल अध्यक्ष महोदय कहने को थकते नहीं है, लेकिन जब कुंभ में इतना बड़ा हादसा हो गया है तो यही सरकार डिजिट नहीं दे पा रही है। हम डबल इंजन की सरकार से पूछते हैं, फिर अपराध बोध नहीं था तो आंकड़े दबाए, छिपाए और मिटाए क्यों गए हैं? सच छिपाना और मिटाना भी तो अपराध है। इसका दंड कौन भुगतेगा अध्यक्ष महोदय? सर्वदलीय बैठक बुलाई जानी चाहिए। महाकुंभ आपदा प्रबंधन व खोया पाया केंद्र की जिम्मेदारी सेना को दी जाए। महाकुंभ हादसे के लिए जिम्मेदार लोगों पर घोर दंडात्मक कार्रवाई हो। जिन्होंने सच छिपाया है उनको दंडित किया जाए। षड्यंत्र करने वाले तत्वों के द्वारा लगातार शरारत पे शरारत करते हुए झूठ के और असत्य के नित्य नए प्रतिमान भी गढ़े जा रहे हैं। ऐसे ही समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष का बयान कहना कि कोई आंकड़े नहीं दिए गए, यहां से प्रशासन से जो बयान जो आंकड़े दिए गए उन आंकड़ों को मैंने भी सबके सामने रखा। पूरी दुनिया आ रही है। लेकिन इन दलों ने जिन्होंने सनातन धर्म के खिलाफ सफारी लेकर के एक षड्यंत्र करने में लिप्त हैं, इनका षड्यंत्र कामयाब नहीं होगा। 29 जनवरी के हादसे की तह में हम लोग जाएंगे, षड्यंत्रकारियों को बेनकाब करेंगे और उन्हें सजा कैसे दिलाई जाती है यह आपने उत्तर प्रदेश के अंदर पिछले 8 वर्ष के अंदर देखा होगा। आगे भी आप इसको देखते हैं कि सरकार ने 100 करोड़ लोगों के आने का इंतजाम किया है।
अगर ये बात गलत है तो मैं रिजाइन आपको देना चाहता हूं। लोग पुण्य कमाने आए थे और अपनों के शव लेकर के गए हैं। कितनी चप्पलें पड़ी थी, न जाने कितनी चप्पलें पड़ी थी, न जाने कितने कपड़े पड़े थे, महिलाओं की साड़ियां थी, कपड़े थे, लेकिन उनको कैसे उठाया गया? उन सबको उठाया गया जेसीबी मशीन से, ट्रैक्टर की ट्रॉली से। उनसे उठा करके कहां फेंका कोई नहीं जानता, लेकिन जब उनको लगा कि वहां से बदबू आ रही है तो यही सरकार के लोग छिपाने लगे हैं। यही आपका महाकुंभ का आयोजन था। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष का यह वक्तव्य भी कि सरकार ने 100 करोड़ की घोषणा की थी, मुझे लगता है कि उनको बयान थोड़ा पढ़ना चाहिए। ये लोग 12 बजे सो करके उठने वाले लोग हैं। कार्यालय स्टाफ जिस प्रकार का इन्हें नोट बना करके देता है, ये उस प्रकार का वक्तव्य बना करके सामने प्रस्तुत करते हैं और फिर उसके अनुसार उसको लीडर के रूप में नहीं बल्कि एक रीडर के रूप में सबके सामने उस वक्तव्य को पढ़ करके अपनी जगहसाई करते हैं और राजनेताओं की भी जगहसाई करते हैं। तो योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश को जवाब दिया। उसके बाद देखिए, भूटान के जो नरेश आए थे, योगी आदित्यनाथ उन्हें विदा करने के लिए पहुंचे। और उसके बाद सोचिए, जब भूटान के नरेश यहां थे तो चीन की नजर भारत पर थी। आखिर क्यों चीन की नजर भारत पर थी? क्योंकि भूटान पर चीन की नजर रहती है और भूटान के राजा भारत आए, ये चीन को गले नहीं उतरता है। ये आप देख रहे हैं वॉच टावर पर जिनपिंग। भूटान नरेश जिग्मे नामग्याल वांगचुक ने संगम में डुबकी लगाई, सीएम योगी के साथ गंगा पूजा और आरती की, अक्षयवट धाम और लेटे हनुमान जी के पूजा और दर्शन किए। भूटान नरेश ने योगी के साथ पक्षियों को दाना भी दिया। भूटान नरेश की तस्वीर जिनपिंग को पसंद नहीं आएगी। इस तस्वीर से भूटान भारत के रिश्ते की मजबूत झलक दिखाई देती है। चीन भूटान की जमीनों पर अक्सर दावा करता था। 1958 में चीन ने भूटान की 300 किलोमीटर जमीन पर कब्जा किया। भूटान सरकार विदेशी मामलों में भारत सरकार की सलाह का पालन करती है। भारत भूटान की रक्षा और विदेशी मामलों का प्रभारी जैसा है। भूटान और चीन के बीच सालों पुराना विवाद है और इस विवादित जगहों में सबसे महत्वपूर्ण डोकलाम, यह भारत भूटान और चीन के ट्राई जंक्शन के करीब है। भूटान और चीन दोनों ही इस क्षेत्र पर अपना दावा करते हैं। इस विवाद में भारत भूटान के साथ है। डोकलाम में भारतीय सेना के अड़े रहने से ही चीन पीछे हटा था। भूटान आर्थिक रूप से कम विकसित राष्ट्र है, लेकिन चीन और तिब्बत में तनाव से भूटान एक महत्वपूर्ण इलाका है। भू रणनीतिक दृष्टिकोण से भूटान भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। डोकलाम पहाड़ी सुरक्षा के लिहाज से भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और चीन के प्रभाव बढ़ने पर भारत के चिकन नेक के लिए यह खतरा बन सकता है। भूटान में भारत ने अरबों डॉलर का निवेश किया हुआ है और भारत और भूटान की जुगलबंदी ने चीन की टेंशन बढ़ा दी है। दूसरी तरफ एक तरफ भूटान के नरेश ने आज डुबकी लगाई। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाने वाले हैं संगम में डुबकी लगाने के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल जिस वक्त डुबकी लगा रहे होंगे संगम में, उस वक्त दिल्ली में वोटिंग हो रही होगी। देखिए जरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस वक्त जाने वाले हैं, क्या उनका कार्यक्रम है, कल वो संगम में जाएंगे। पहले उनके कार्यक्रम को लेकर पशुपेश था, सस्पेंस बना हुआ था। कल पीएम मोदी डुबकी लगाएंगे संगम में और सीएम योगी ने आज तैयारियों की समीक्षा की है। हेलीपैड से लेकर अरैल और संगम नोस की व्यवस्था देखी है। पीएम मोदी 10:05 पर प्रयागराज एयरपोर्ट पहुंचेंगे। 10:10 पर प्रयागराज एयरपोर्ट से डीपीएस हेलीपैड, 10:45 पर प्रधानमंत्री अरैल घाट जाएंगे और 10:50 पर पीएम अरैल घाट से नाव के जरिए महाकुंभ पहुंचेंगे। सुबह 11 बजे से 11:30 तक पवित्र संगम में स्नान करेंगे और महाकुंभ में हादसे के बाद से पीएम के दौरे पर सस्पेंस था। अब पीएम के दौरे का पूरा शेड्यूल जारी हो गया है। पीएम स्नान के तुरंत बाद वापस बोट के जरिए अरैल आएंगे और अरैल से डीपीएस हेलीपैड और यहां से प्रयागराज एयरपोर्ट से सीधे दिल्ली रवाना होंगे। 12:30 बजे प्रयागराज से वापस वायुसेना के विमान से पीएम मोदी लौटेंगे।
आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए। प्रधानमंत्री मोदी संगम जा रहे हैं, महाकुंभ को लेकर सियासत बेगम धूम से हो रही है। अब सुनिए जरा अखिलेश यादव पीएम मोदी के जाने पर क्या कह रहे हैं। जाने को तो मैं आपसे कहूंगा कि आप भी जाओ, सदियों से कुंभ हो रहा है, लेकिन कम से कम दुख होना चाहिए कि जिन लोगों की जान गई है, जिन लोगों ने 100 करोड़ लोग बुलाने को कहा, वो कुछ करोड़ लोगों का इंतजाम नहीं कर पाई सरकार। उन्हें कोई परवाह नहीं है, गरीब मर जाए, गरीब की जान चली जाए, इस सरकार को कोई परवाह नहीं गरीब की। अब जो विपक्ष वाले हैं तो बोलते ही रहेंगे। मैं तो एक ही बात कहता हूं, मोदी जी 13 साल रहे मुख्यमंत्री, 10 साल से हैं प्रधानमंत्री। विपक्ष ने आज तक एक अच्छी बात कही है क्या? मुझे लग रहा है कि वो कट चुके हैं जनता से, और जनता की जो जरूरतें हैं उनसे। तो नदी का आदर करना भी हमारी जिम्मेदारी है। तो मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जा रहे, करोड़ों लोगों की भावना है, अच्छी बात है। कैमरा को लेके आप तमाम लोगों को लेकर और वहाँ पे योग मुद्रा में बैठ के साधना तपस्या में तल्लीन दिखाई पड़े, ये दुनिया को संदेश देने की कोशिश की हम ही हम हैं। लेकिन याद रखो, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो, हम ही हम हैं तो क्या हम हैं। उसी कारण आप देख रहे हैं कि सारे देश से और विदेश से सब जगह से भीड़ दौड़ती चली आ रही है। देश गदगद है, कृतज्ञ है मोदी जी कार्योगी जी का। और कल वो तीर्थप्रयाग की धरती पर आ रहे हैं, संगम में स्नान करेंगे। उनकी स्नान करने से इस कुंभ का और बड़ा महत्व होगा। वो कितना बड़ा है क्या है वो मुझे नहीं मालूम है, बट वेरी वेल मैनेज्ड, एवरीथिंग वाज डन वेरी वेल। मैम मुझे ज्यादा एग्जैजरेट किया जा रहा है अभी। ओपीएम जाएंगे, नहीं तो जा रहे हैं तो एवरीथिंग इज ऑल राइट ना, तभी तो प्रधानमंत्री जाएंगे। ओके, जनता भी बहुत सारे लोग जा रहे हैं। सोशल मीडिया में एक्टिव हैं तो उनको देखना चाहिए, उनको समझना चाहिए कि जो दर्द और जिस तरह का मायूसी परिवारजनों के बीच में है, तो मैं समझती हूँ उनको देखना चाहिए और फिर बोलना चाहिए। प्रधानमंत्री जी भारत के नागरिक हैं और कुंभ में जाने का हर एक को हक है। प्रधानमंत्री जी भी जा रहे हैं। तो पीएम कल जा रहे हैं महाकुंभ, लेकिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद में बरसे। ये देख रहे हैं तस्वीर, जब प्रधानमंत्री संसद पहुंचे हैं राष्ट्रपति के अभिभाषण पर पीएम मोदी को आज बोलना था। कल दरअसल राहुल गांधी बोल चुके थे संसद में और उन्होंने सरकार पर बहुत से हमले किए थे। अब बारी थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। तो प्रधानमंत्री ने शुरुआत किससे की, अगली तस्वीर दिखाऊं मैं आपको। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर सोनिया गांधी और राहुल गांधी का एक भाषण वायरल था, जिसमें वो राष्ट्रपति को बेचारी और राहुल बोरिंग कह रहे थे। बोरिंग, नो कमेंट, बोरिंग, नो कमेंट। देखिए, प्रधानमंत्री ने जब बोलना शुरू किया तो प्रधानमंत्री भी पहले से तैयारी करके आए थे। तो प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति को लेकर जो कुछ कहा गया उस पर प्रधानमंत्री ने आज जवाब दिया। और पहले देखिए जरा क्या कहा था राहुल और सोनिया ने। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर राहुल चर्चा कर रहे थे जिस वक्त, वहां पर सोनिया और प्रियंका भी मौजूद थी। कैमरा सामने आने पर राहुल ने कहा बोरिंग। राहुल ने सोनिया को देखते हुए कहा नो कमेंट। इसके बाद सोनिया गांधी ने महामहिम को बेचारी बताया। राष्ट्रपति के भाषण के आखिरी वक्त तक थक गई थी, उन्होंने कहा। राहुल सोनिया के इस बयान पर बीजेपी हमलावर है। सोनिया और राहुल से देश से माफी मांगने को कहा गया। आज लोकसभा में पीएम मोदी ने इस पर पलटवार किया। पीएम मोदी ने कहा जो लोग गरीबों की झोपड़ियों में फोटो सेशन कर मनोरंजन करते हैं, उन्हें संसद की बात बोरिंग ही लगेगी। मैं हताशा निराशा समझ सकता हूं, लेकिन एक राष्ट्रपति के लिए ऐसा बोलना, उनको अपमानित करने की कोशिश की गई। यह विकृत मानसिकता है। पीएम मोदी ने राजीव गांधी का नाम लिए बिना कहा हमारे एक प्रधानमंत्री जी हुआ करते थे जिनको मिस्टर क्लीन कहने का फैशन था। उन्होंने कहा था कि 1 रुपया निकलता है 15 पैसा पहुंचता है।
उस समय संसद से पंचायत तक एक ही पार्टी की सरकार थी। सबको पता है कि 15 पैसा किसके पास जाता था। सुनिए जरा क्या कुछ कहा था राहुल गांधी ने और पीएम ने आज जवाब क्या दिया। बोरिंग, नो कमेंट, बोरिंग, नो कमेंट। बारिश के दिनों में कच्ची छत, फुसकी, प्लास्टिक की चादर वाली छत, उससे नीचे जीवन गुजारना कितना मुश्किल होता। पल पल सपने रौंद दिए जाते हैं, ऐसे पल होते हैं, ये हर कोई नहीं समझ सकता। गरीबों की झोंपड़ियों में फोटो सेशन कराकर अपना मनोरंजन करते रहते हैं। उन्हें संसद में गरीबों की बात बोरिंग ही लगेगी। आदरणीय सभापति जी, मैं उनका गुस्सा समझ सकता हूं। अब आइए आपको दिखाऊं, राहुल गांधी ने दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ट्रंप को लेकर भी संसद में बोला कि पीएम मोदी चाहते थे कि ट्रंप उन्हें शपथ में बुलाए। प्रधानमंत्री ने आज इस पर भी जवाब दिया है। यह बात अलग है कि पीएम मोदी को अब ट्रंप ने बुलाया है, मोदी जाने वाले हैं। अगली तस्वीर दिखाऊं, खुद विदेश मंत्री गए थे एस जयशंकर शपथ में ट्रंप की। राहुल गांधी इसी पर हमला कर रहे थे। प्रधानमंत्री ने आज इसका भी जवाब दिया और राहुल गांधी को यह भी बताया कि उन्हें कौन सी किताब पढ़नी चाहिए। राहुल राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बोल रहे थे कल। उन्होंने अपने भाषण में प्रधानमंत्री पर तंज कसा, कहा देश के विदेश मंत्री अमेरिका जाते हैं और वहां आग्रह करते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री को बुलाया जाए। राहुल ट्रंप के शपथ ग्रहण का जिक्र कर रहे थे जिसमें भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर शामिल हुए थे। राहुल ने चीनी घुसपैठ का भी मुद्दा उठाया था। आज लोकसभा में मोदी ने राहुल पर हमला बोला। कुछ लोगों को लगता है जब तक विदेश नीति पर नहीं बोलते वो मैच्योर नहीं लगते। मोदी ने सीधे राहुल पर निशाना साधा, इससे भले देश का नुकसान ही क्यों ना होता हो। मोदी ने उन्हें किताब पढ़ने की सलाह दी। किताब का नाम है JFK फॉरगॉटन क्राइसिस और जिसे पढ़कर पता चल जाएगा कि विदेश नीति पर क्या बोलना चाहिए। किताब में जॉन एफ कैनेडी और पहले प्रधानमंत्री की बातचीत है, यानी जवाहरलाल नेहरू की। मोदी 12 फरवरी से दरअसल अमेरिका दौरे पर रहेंगे और राष्ट्रपति ट्रंप से पीएम नरेंद्र मोदी मुलाकात करेंगे। व्यापार, रक्षा और प्रौद्योगिकी सहयोग पर चर्चा करेंगे। ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में मोदी की पहली यात्रा है। 12 से 14 फरवरी तक अमेरिका में रहेंगे पीएम। भारतवंशी समुदाय से भी मुलाकात कर सकते हैं। सुनिए जरा राहुल ने ट्रंप को लेकर क्या कहा था और पीएम ने क्या कहा। जब हम अमेरिका की बात करते हैं तो हमें अपने विदेश मंत्री को प्रधानमंत्री को निमंत्रण दिलवाने के लिए वहां नहीं भेजना चाहिए था। हमें 3-4 बार विदेश मंत्री को नहीं भेजना चाहिए था कि कृपया हमारे प्रधानमंत्री को बुला लो। जब ज्यादा बुखार चढ़ जाता है तब लोग कुछ भी बोलते हैं, लेकिन इसके साथ साथ ज्यादा हताशा, निराशा फैल जाती है तब भी बहुत कुछ बोलते हैं। और कुछ लोगों को लगता है जब तक फॉरेन पॉलिसी नहीं बोलते तब तक वो मैच्योर नहीं लगते, इसलिए उनको लगता है फॉरेन पॉलिसी तो बोलना चाहिए फिर भले ही देश का नुकसान हो जाए। अगर उन्हें सच में फॉरेन पॉलिसी सब्जेक्ट में रुचि है और आगे जाकर के कुछ करना भी है, ये मैं शशि जी के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं ऐसे लोगों को कहूंगा किताब जरूर पढ़े। हो सकता है उनको बहुत कहाँ क्या बोलना उतनी समझ हो जाएगी। JFK फॉरगॉटन क्राइसिस नाम की किताब है। ये किताब एक प्रसिद्ध फॉरेन पॉलिसी स्कॉलर ने लिखी है और इसमें महत्वपूर्ण घटनाओं का जिक्र है। जब देश ढेर सारी चुनौतियों का सामना कर रहा था तब विदेश नीति के नाम पर क्या खेल हो रहा था उस किताब के माध्यम से सामने आ रहा है। और इसलिए मैं कहूंगा
कि जरा ये किताब पढ़िए। तो पीएम मोदी ने राहुल को किताब पढ़ने की सलाह दी है। राहुल गांधी ने कुछ और मुद्दों पर बयान दिया था, चाहे वो जाति आरक्षण हो या संविधान हो। पीएम ने आज उस पर भी जवाब दिया। राहुल गांधी ने संविधान, जाति जनगणना का मुद्दा उठाया था और तंज कसते हुए पिछले बजट में हलवा बांटने वाली फोटो बताई थी और सरकार ने इस बार हलवा किसे खिलाया फोटो नहीं दिखाई। राहुल ने जाति जनगणना और ओबीसी का मुद्दा उठाया था। उन्होंने कहा, हमने तेलंगाना में जातिगत सर्वेक्षण कराया, लगभग 90% आबादी दलित, आदिवासियों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों की है। पूरे देश का सर्वे हो तो ऐसे ही आंकड़े आएंगे। बीजेपी के ओबीसी सांसद मुंह नहीं खोल सकते। पीएम मोदी ने कहा, आज मोदी ने राहुल के इस आरोप का जवाब दिया, जो लोग संविधान जेब में लेकर घूमते हैं उनको पता नहीं है आपने मुस्लिम महिलाओं को कैसे मुसीबत में रखा हुआ था। हमने 3 तलाक का खात्मा करके संविधान की भावना के रूप में मुस्लिम बेटियों को हक दिया है और कुछ लोग अर्बन नक्सलियों की भाषा बोल रहे हैं, इसलिए वो संविधान नहीं समझ सकते। मोदी ने इशारों में गांधी परिवार पर बड़ा हमला किया। मुझे बताएं, क्या एक ही समय में संसद में एससी वर्ग के एक ही परिवार के 3 सांसद हैं क्या? एसटी वर्ग के एक ही परिवार के 3 सांसद कभी हुए क्या? कुछ लोगों की वाणी और व्यवहार में कितना फर्क होता है। सुनिए राहुल गांधी क्या कह चुके हैं और पीएम मोदी ने आज क्या कहा। I remember before the elections, all of you were saying 400 पार। मुझे याद है कि चुनाव से पहले आप सभी 400 पार कर रहे थे और कह रहे थे कि हम संविधान बदल देंगे। मुझे यह देखकर खुशी हुई कि प्रधानमंत्री अंदर आए और उन्हें संविधान के सामने सिर झुकाने पर मजबूर होना पड़ा। यह सभी कांग्रेसियों के लिए गर्व का क्षण था। हमने प्रधानमंत्री और पूरे देश को समझाया कि कोई भी ताकत संविधान को छूने की हिम्मत नहीं करेगी। मैं जानता हूं कि आरएसएस ने संविधान को कभी स्वीकार नहीं किया। जब सत्ता सेवा बन जाए तो राष्ट्र निर्माण होता है। जब सत्ता को विरासत बना दिया जाए तब लोकतंत्र खत्म हो जाता है। हम संविधान की भावना को लेकर के चलते हैं, हम जहर की राजनीति नहीं करते हैं। ये देश का दुर्भाग्य है कि आजकल कुछ लोग अर्बन नक्सल की भाषा खुलेआम बोल रहे हैं। ये अर्बन नक्सल की भाषा बोलने वाले इंडियन स्टेट के खिलाफ लड़ाई की घोषणा करने वाले न संविधान को समझ सकते हैं न देश की एकता को समझ सकते हैं। जिन लोगों को आज जातिवाद में मलाई दिखती है उनको उस समय ओबीसी समाज की याद नहीं आई। हम हैं जिन्होंने ओबीसी समाज को संवैधानिक दर्जा दिया। कोई मुझे बताएं, क्या एक ही समय में संसद में एससी वर्ग के एक ही परिवार के 3 सांसद कभी हुए हैं क्या? आदरणीय अध्यक्ष जी, कुछ लोगों की वाणी और व्यवहार में कितना फर्क होता है, मेरे एक सवाल के जवाब में। तो प्रधानमंत्री ने चुन चुन कर जवाब दिया। खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब बात डोनाल्ड ट्रंप की। ट्रंप उन भारतीयों को वापस भेज रहे हैं, फ्लाइट में बिठा चुके हैं जो अवैध तरीके से वहां रह रहे थे। ट्रंप ने 205 भारतीयों को वापस भेज दिया है। जी हां, उन भारतीयों को, क्योंकि पहले भारत सरकार से बात हो चुकी थी जो अवैध तरीके से वहां रह रहे हैं प्रवासी, उन्हें वापस भेजने पर। अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं, बाकायदा इसी तरह से वहां अमेरिका का जो एयरफोर्स का ग्लोब मास्टर है उसके जरिए उसमें बिठाकर इन भारतीयों को वापस भेजा जा रहा है और अमृतसर एयरपोर्ट पर सुबह यह विमान लैंड करेगा। अमेरिका में पकड़े गए सैकड़ों भारतीय और उन्हें वापस भेज दिया है हिंदुस्तान।
अमेरिका का मिलिट्री विमान उड़ान भी भर चुका है और कुछ ही घंटों बाद ग्लोब मास्टर भारत में लैंड करने वाला है। इस विमान से जो लोग आ रहे हैं वो अवैध प्रवासी हैं, यानी बिना कागज और जरूरी दस्तावेज के अमेरिका में रह रहे थे। ट्रंप और उनकी टीम को पता चला तो फौरन पहचान शुरू हुई और फिर मोदी सरकार से बात की और शुरू कर दिया अवैध भारतीयों का निर्वासन। मतलब अवैध प्रवासियों पर जो कड़ा एक्शन ट्रंप ने दुनिया के कई देशों पर लिया, वैसी ही कार्रवाई अब ट्रंप ने भारतीयों के साथ भी शुरू कर दी है। अब देखिए जरा कौन लोग हैं, कैसे आ रहे हैं, इन्हें कैसे पकड़ा गया, कहां उतरने वाले हैं, कौन ये भारतीय हैं। यह है वो विमान जिससे इन्हें भारत भेजा गया है। अमृतसर एयरपोर्ट पर लैंड हो गए विमान। अवैध प्रवासियों पर ट्रंप ताबड़तोड़ एक्शन ले रहे हैं, वो किसी भी देश का हो। भारतीयों पर भी ट्रंप ने कार्रवाई शुरू कर दी है। अमेरिका ने 205 ऐसे भारतीयों को वापस भेजा है जो अवैध तरीके से काफी दिन से अमेरिका में रह रहे थे, यानी बिना पूरे कागज दस्तावेज के अमेरिका में थे। अमेरिका ने मिलिट्री विमान से इन भारतीयों को भेजा। C-17 ग्लोब मास्टर अमेरिका से उड़ान भर चुका है। ग्लोब मास्टर दुनिया का सबसे बड़ा मालवाहक विमान है। एक साथ ये करीब 300 लोगों को ले जा सकता है। 205 भारतीयों को ला रहा विमान कल अमृतसर में उतरेगा। अमृतसर एयरपोर्ट पर इनके पूरे दस्तावेजों की जांच होगी। अमेरिका से आ रहे भारतीयों का रिकॉर्ड खंगाला जाएगा। आपराधिक रिकॉर्ड निकला तो एयरपोर्ट पर गिरफ्तारी होगी। कुछ लोग इसमें ऐसे हो सकते हैं जो भारत में अपराध करके अमेरिका भाग गए हो सकता है कुछ का काम अमेरिका में अपराधियों की लिस्ट में कुछ का नाम हो। अपराधियों के खिलाफ केस दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जाएगी। क्लीन चिट और पड़ताल के बाद लोग अपने पैतृक जिले तक चले जाएंगे। एयरपोर्ट पर ही इस बात की पूरी जांच पड़ताल की जाएगी। एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका में 7 लाख अवैध भारतीय हैं। इनमें से 18,000 से ज्यादा का नाम ट्रंप की लिस्ट में। ट्रंप के एक्शन से 18,000 भारतीयों को अमेरिका छोड़ना होगा। अब जो कुछ ट्रंप कर रहे हैं इसके खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है, वहां अमेरिका में भी ट्रंप के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है। ये देखिए, ये आप देख रहे हैं क्योंकि वहां लाखों लोग हैं जो अवैध तरीके से रह रहे हैं। अब देखिए जरा कितने लोग हैं जो अमेरिका में हैं, क्योंकि सिर्फ भारत घुसपैठ और घुसपैठियों से परेशान नहीं। अमेरिका में देखिए कहां के कितने लोग हैं। मैक्सिको के 40.5 लाख लोग अमेरिका में। अल सल्वाडोर के 7.5 लाख लोग अमेरिका में। भारत के 7,25,000 लोग ऐसे हैं जिनके वीजा खत्म हो चुका है या अवैध तरीके से घुसे। ग्वाटेमाला के 6,75,000 लोग ऐसे हैं और होंडुरास के 5,75,000 लोग। इतनी आबादी अमेरिका में है जो अवैध तरीके से रह रही है। सुनिए जरा भारत का क्या कुछ कहना है, क्योंकि जिन भारतीयों को भेजा जा रहा है इस पर पहले दोनों देशों ने बात की है, भारत तैयार हुआ है, इसके बाद उन्हें वापस भेजा जा रहा है। सुनिए। Indians etc. See, India, we have made this clear earlier as well. केवल अमेरिका में ही नहीं बल्कि दुनिया में कहीं भी रहने वाले भारतीयों के लिए, यदि वो भारतीय नागरिक हैं और निर्धारित समय से अधिक समय तक रह रहे हैं या किसी विशेष देश में उचित दस्तावेजों के बिना हैं, तो हम उन्हें वापस ले लेंगे, बशर्ते वो हमारे साथ दस्तावेज साझा करें ताकि हम उनकी राष्ट्रीयता की पुष्टि कर सकें और ये सुनिश्चित कर पाएं कि वो वास्तव में भारतीय हैं। Without proper documentation, we will take them back, provided यदि ऐसा होता है तो हम मामले को आगे बढ़ाएंगे और उनकी भारत वापसी की सुविधा प्रदान करेंगे। Indians. अब देखिए सवाल यह है कि अमेरिका ने जिन लोगों को पकड़ा जो अवैध तरीके से रह रहे थे उन्हें भेज दिया। भारत में भी लगातार ऐसे घुसपैठियों को पकड़ा जा रहा है जो अवैध तरीके से रह रहे हैं। कोई बॉर्डर पार करके आया है छुपकर, किसी के पास कोई दस्तावेज नहीं, किसी ने फर्जी दस्तावेज बनवा लिए। अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं, बांग्लादेशी पकड़े जा रहे हैं देश के अलग अलग राज्यों से, लेकिन सबको क्या वापस भेज पा रहे हैं हम, या मुश्किल कहां है? अमेरिका भारत भेज रहा है, लेकिन हम आखिर बांग्लादेश या म्यांमार से जो रोहिंग्या हैं उन्हें क्यों नहीं भेज पा रहे? भारत में अवैध रूप से रहने वाले प्रवासी करोड़ों में, लेकिन हिंदुस्तान अमेरिका जैसी कार्रवाई कभी नहीं करता है। इसकी बड़ी वजह है भारत की खास विदेश नीति।
भारत शांति, स्थिरता, मैत्रीपूर्ण संबंधों पर यकीन करता है। यानी भारत दूसरे देशों से शांति और अच्छे संबंध चाहता है। वो मानवाधिकार और लोकतंत्र के मूल्यों का सम्मान करता है, आक्रामकता की बजाय रचनात्मकता पर जोर देता है। वैसे संयुक्त राष्ट्र जैसे अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के साथ विवाद सुलझाता है, इसलिए भी भारत एक तरफा कार्रवाई करने से बचता है। जो अवैध प्रवासी सालों से भारत में रहने लगते हैं, उनका हिंदुस्तान और यहां के लोगों से एक जुड़ाव हो जाता है। बहुत से अवैध प्रवासी भारत के विकास संस्कृति से जुड़े, इसलिए भी भारत अवैध प्रवासियों पर कड़ी कार्रवाई से बचता है। अवैध प्रवासियों को निकालना ट्रंप का चुनावी एजेंडा था। राष्ट्रपति बनते ही अमेरिका में ऐसे 15 लाख लोगों की लिस्ट बन गई। अवैध प्रवासियों को निकालकर ट्रंप आक्रामक रणनीति दिखा रहे हैं। दावा है कि अमेरिका में लोकप्रिय बने रहने की भी एक कवायद है उनकी, लेकिन भारत में विदेश नीति चुनावी एजेंडे के हिसाब से नहीं बनती। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में करीब 2 करोड़ बांग्लादेशी और ये घुसपैठिए देश के करीब 17 अलग अलग राज्यों में हैं। भारत में घुसपैठियों की फर्जी आधार और दस्तावेज तक बन जाते हैं, इसलिए भी भारत अवैध प्रवासियों पर ट्रंप जैसी कार्रवाई नहीं कर पाता है। यह है परेशानी। आइए अब आपको हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं, दीपक बोरा साहब कई मुल्कों में रहे हैं। दीपक बोरा साहब, सवाल यह है, अमेरिका ट्रंप जिन अवैध लोगों को वापस भेज रहा है आसानी से, हमारे देश में जो अवैध तरीके से रहते हैं हम उन्हें इस तरह से नहीं भेज पाते हैं। हमने अभी बताया कि हमारी नीति में का हिस्सा है, या कैसे संभव है जो बांग्लादेश से आए हैं उन्हें वापस भेजा जा सके, जो म्यांमार के हैं उन्हें वापस भेजा जा सके? अमेरिका में राष्ट्रपति की जो पावर है उसको हम कहते हैं ओवरवेलमिंग पावर। उन्होंने एक हस्ताक्षर किए, उसको एग्जीक्यूटिव डिक्री कहते हैं। फौज को बोला कि आपका काम नहीं है मेक्सिको के साथ मिसाल के तौर पे जो हमारा बॉर्डर है और जो गैर कानूनी तरीके से लोग आते हैं उनको वापस धकेलना, लेकिन अब मैं आपको ये अथॉरिटी दे रहा हूं, आप जाइए उनको वापस कर दीजिएगा। और फिर मजेदार चीज ये है कि अमेरिका की जो आइस है जिसको कहते हैं इमिग्रेशन एंड कस्टम एनफोर्समेंट, वो गुरुद्वारों में गए हैं, वो मस्जिदों में गए हैं और वहां पर जो गैर कानूनी तरीके से लोग रहते थे उनको उन्होंने वहां से निकाल कर उनके देशों में वापस भेज दिया। हम क्यों नहीं ये कर पा रहे? क्योंकि भारतीय मूल के जो गैर कानूनी तरीके से लोग रह रहे थे अमेरिका में वो भी वापस आ रहे हैं। संविधान में अगर हम चाहें संशोधन कर सकते थे कि जो भी कोई गैर कानूनी तरीके से व्यक्ति यहाँ पर आएगा उसको तुरंत हम बाहर निकाल देंगे, उसको सजा दी जाएगी और फिर जिस देश से वो आया है वहां पर हम उसको वापस भेज देंगे। हमारी इतनी आज ताकत है कि हमारी इस मामले में कोई मुखालफत नहीं कर सकता। आज देखिए इसी तरह का एक मामला, असम का मामला कोर्ट तक पहुंच गया। सुप्रीम कोर्ट में एक मामले पर सुनवाई हुई। अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं, असम सरकार ने बहुत से लोगों को डिटेंशन सेंटर में रखा हुआ था। यह मामला कोर्ट तक गया क्योंकि अगर कोई अवैध रूप से घुसाया है उसे आप डिटेंशन सेंटर में रखते हैं, उस पर भी सवालों के जवाब देने होंगे। देखिए जरा, ये आप देख रहे हैं तस्वीर। डिटेंशन सेंटर केस में सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को फटकार लगाई। पूछा 63 विदेशी अब तक डिटेंशन सेंटर में क्यों हैं? क्या असम सरकार किसी मुहूर्त के इंतजार में है? 2 जजों की पीठ ने अवैध नागरिक के केस की सुनवाई की कि आप कह रहे हैं आपको विदेशियों का पता नहीं मालूम है, आप नागरिकता जानते हैं तो पता मिलने का इंतजार क्यों? यह तो दूसरे देश को तय करना है कि उन्हें कहां जाना चाहिए। मान लीजिए कोई पाकिस्तान से है तो आपको राजधानी पता है, आप विदेशियों को उनके देश की राजधानी भेज सकते हैं। आप विदेशियों को उनके देश भेजिए। किसी को विदेशी घोषित कर अनंत काल तक कैद में नहीं रखा जा सकता है। असम में कितने डिटेंशन सेंटर हैं, कितनों को निर्वासित किया गया? 2 हफ्ते में असम सरकार हलफनामा देकर जवाब दे। केंद्र सरकार को भी नोटिस देकर 1 महीने में जवाब मांगा गया है। तो यह एक दूसरी बड़ी परेशानी है। जो घुसपैठ करके आए हैं वो आ तो गए हैं, उन्हें वापस नहीं भेजा जा सकता, तो डिटेंशन सेंटर में रखेंगे तो उस पर भी सवाल खड़े हो सकते हैं। इसलिए सरकार के सामने दोगुनी और डबल परेशानी होती है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है, वक्फ बिल पर ओवैसी की वार्निंग। असदुद्दीन ओवैसी कल लोकसभा में सबसे महत्वपूर्ण वक्फ पर बोल रहे थे और उस दौरान असदुद्दीन ओवैसी ने चेतावनी भी दी और धमकी भी दी। अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं, ओवैसी ने कहा हम किसी भी जगह की किसी भी मस्जिद और मजार का 1 इंच भी नहीं लेने देंगे, बेशक वक्फ बिल नया आ जाए। अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं, उससे पहले जरा सुनिए असदुद्दीन ओवैसी ने क्या कहा।
because as a proud Indian Muslim, I एक will गौरवान्वित not lose भारतीय an inch मुसलमान of my होने के masjid. नाते Forget मैं about अपनी masjid. मस्जिद का एक इंच भी I will नहीं not खोऊंगा, lose an inch of मैं my अपनी masjid. दरगाह का एक इंच भी I will नहीं not allow खोऊंगा, मैं इसकी इजाजत We will नहीं never दूंगा। say and come and give a diplomatic talk over here. कानून से बड़ा कोई बनने की कोशिश न करे, जो कानून कहेगा वही वक्फ में होगा। वक्फ कोई हड़पो आंदोलन का व्यवस्था नहीं बनेगी। जितनी वक्फ प्रॉपर्टीज है सरकार उसको छीनना चाह रही है, जिसमें मस्जिद भी है, दरगाह भी है, खानखा भी है, कब्रिस्तान भी है। लोगों को फायदा, गरीब मुसलमान को, पसमानदा को, विधवा को, बच्चों को, अनाथ को मिले, लेकिन आज उसका फायदा तो मिल नहीं रहा। ओवैसी, ये भारत का संविधान किसी के पिताजी का संविधान नहीं, और ओवैसी गलतफहमी में ना जिए। कानून से ऊपर कोई नहीं, बहुत डरा लिए देश को। वक्फ बिल को लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने भारत सरकार को चेतावनी दी। संसद में ओवैसी ने कहा, अगर वक्फ कानून लाया गया तो देश का माहौल बिगड़ जाएगा, सामाजिक ताना बाना खराब हो जाएगा। I am cautioning and warning this government. मैं इस सरकार को सावधान और चेतावनी दे रहा हूं, अगर आप मौजूदा स्वरूप में वक्फ कानून लाते हैं और बनाते हैं जो अनुच्छेद 25, 26 और 14 का उल्लंघन होगा, तो इससे इस देश में सामाजिक अस्थिरता पैदा होगी। इसे पूरे मुस्लिम समुदाय ने खारिज कर दिया है। कोई भी वक्फ संपत्ति नहीं बचेगी, कुछ भी नहीं बचेगा। Nothing will be left, I say. ओवैसी के बयान पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने पलटवार किया, कहा कानून का राज कायम रहेगा, कानून से ऊपर कोई नहीं। वे डरेंगे, लेकिन कानून से बड़ा कोई बनने की कोशिश न करे। जो कानून कहेगा वही वक्फ में होगा। वक्फ कोई हड़पो आंदोलन का व्यवस्था नहीं बनेगी। अब देखिए असदुद्दीन ओवैसी क्या बोले आज बीती रात संसद में। असदुद्दीन ओवैसी राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बोल रहे थे और उनके निशाने पर वक्फ बिल था। उन्होंने कहा, मैं सरकार को सावधान और चेतावनी दे रहा हूं, अगर आप मौजूदा स्वरूप में वक्फ कानून लाते हैं और बनाते हैं जो अनुच्छेद 25, 26 और 14 का उल्लंघन होगा, तो इससे देश में सामाजिक अस्थिरता पैदा होगी। पूरे मुस्लिम समुदाय ने बिल को खारिज कर दिया है। कोई वक्फ संपत्ति नहीं बचेगी, कुछ भी नहीं बचेगा। मैं अपनी मस्जिद का एक इंच भी नहीं खोऊंगा, मैं अपनी दरगाह का एक इंच भी नहीं खोऊंगा, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं होने दूंगा। हम यहां आकर कूटनीतिक बातचीत नहीं करेंगे। ये मेरी संपत्ति है, किसी ने नहीं दी है, आप इसे मुझसे नहीं छीन सकते। वक्फ मेरे लिए पूजा का एक रूप है, इनका मकसद बचाना नहीं, छीनना है। नफरत की बुनियाद पर वक्फ की प्रॉपर्टी पर कब्जा करना है। कुछ लोग केवल भ्रम फैला रहे हैं। यह कहा जगदंबिका पाल ने, जो कि जेपीसी का नेतृत्व कर रहे थे। कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है, जो कानून कहेगा वही वक्फ बोर्ड में होगा। सरकार संविधान के दायरे में कानून बनाती है। वो कह रहे हैं हम कोई मस्जिद नहीं देंगे। सवाल है मस्जिद कौन ले रहा है? वक्फ बिल का मकसद मस्जिद का रखरखाव करना है, सुनिश्चित करना है वक्फ संपत्ति का लाभ गरीब मुसलमानों को मिले। जब धारा 370 की बात हो रही थी तब भी विरोध हो रहा था, 3 तलाक का भी इन लोगों ने विरोध किया था, लेकिन कानून आने से सबका फायदा हुआ। वक्फ बिल से भी लोगों का फायदा होगा। कुछ लोग लोगों को डरा रहे हैं, डर पैदा कर रहे हैं, माहौल बिगाड़ने की कोशिश हो रही है। ये मोदी की सरकार है, सब सही होगा। सुनिए जरा ओवैसी को, जगदंबिका पाल और गिरिराज सिंह को। ऐसे कई अमेंडमेंट जो सरकार पेश की और फिर इस जेडब्ल्यूसी में उसको बीजेपी के और उनके अलाइज ने पास किया, उससे वक्फ बोर्ड खत्म होकर रह जाएगा। तमाम चीजें उससे एक ही मकसद है कि जितनी वक्फ प्रॉपर्टीज है सरकार उसको छीनना चाह रही है, जिसमें मस्जिद भी है, दरगाह भी है, खानखा भी है, कब्रिस्तान भी है। काम जगदंबिका पाल ने किया थे चेयरमैन, वो उनमें इतना पार्लियामेंट्री उनको रूल्स मालूम होना चाहिए। अगर मेरी रिपोर्ट दी गई थी उसके 9 पेजेस को और मुख्तलिफ 8 से 10 पैराग्राफ्स को उन्होंने ब्लैक कर दिया। वक्फ की जमीनों को खुर्द बुर्द कर रहे हैं, तो आज उसके लिए एक अमेंडमेंट लेके आए हैं। खुद ओवैसी साहब उसके मेंबर रहे, हर समय उन्होंने भाग लिया है, अपने अमेंडमेंट्स मूव किया है, उस पर वोटिंग हुई है, एडॉप्शन हुआ है, नोट ऑफ डिसेंट लगा हुआ। ये देश में क्यों भ्रम फैला रहे हैं? निश्चित तौर से ये गंभीर बात है। ये भारत का संविधान किसी के पिताजी का संविधान नहीं है, और ओवैसी गलतफहमी में ना जिए। देश कानून से चलेगा,
कोई समाज, मुसलमान हो या हिंदू, कानून से ऊपर कोई नहीं है। बहुत डरा लिए देश को। जो कानून कहेगा वही वक्फ बोर्ड में होगा। अब आइए आपको बताऊं, एक बात और कही जा रही है। जैसे कहा जा रहा है कि असदुद्दीन ओवैसी और नेता कह रहे हैं कि वक्फ बिल कानून बन गया तो मस्जिदें छिन जाएंगी। बीजेपी का दावा है और बाकी नेताओं का यह कहना है कि ये लोग तब भी यही कह रहे थे जब 3 तलाक कानून पर बात हो रही थी। ये कह रहे थे ये मुस्लिम धर्म पर हमला है, मुस्लिम महिलाओं के साथ अन्याय किया है, मुस्लिम पुरुष जेल में होंगे अगर 3 तलाक कानून आ गया। कितने लोग जेल में? ऐसे ही सीए जब आ रहा था, मुस्लिम समुदाय को निशाना बनाया जा रहा है, मुसलमानों की नागरिकता चली जाएगी, अवैध घोषित किया जा सकता है। कितनों की नागरिकता चली गई? यूसीसी सिर्फ मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है। उनकी शादी, तलाक, संपत्ति के बंटवारे पर रोक लगाने की कोशिश हो रही है। जब 370 हटाया जा रहा था या हटाए जाने की बात हो रही थी, तब जम्मू कश्मीर की पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती कह रही थी कि 370 हटी तो कश्मीर में खून की नदियां बह जाएंगी, कश्मीर में कोई झंडा उठाने वाला नहीं रहेगा। धारा 370 हटने के बाद कश्मीर में ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब वक्फ को लेकर यही माहौल है, देश का माहौल बिगड़ जाएगा, मुसलमानों की मस्जिदें छिन जाएंगी। तो ये बताने का मतलब ये है कि इसी तरह से डर पहले भी दिखाते रहे हैं अलग अलग कानूनों को लेकर। अब सवाल ये है, ये कौन लोग हैं जो डर दिखा रहे हैं? इनका वक्फ से क्या लेना देना है? इसके लिए आपको यह जानना जरूरी है। सबसे पहले असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं वक्फ कानून आ गया तो मस्जिदें छिन जाएंगी। वक्फ से इनका ताल्लुक यह है कि 3000 करोड़ की वक्फ संपत्ति ओवैसी के पास है, ऐसा दावा है। ओवैसी के लोग उस पर अपना काम कर रहे हैं। 30 साल से ज्यादा वक्फ की संपत्ति लीज पर नहीं ले सकते, उस नियम का पालन नहीं हो रहा है। बाजार रेट से बहुत कम किराया दिया जा रहा है। यह आरोप वक्फ वेलफेयर फोरम ने लगाए। ऐसे ही आजम खान, आजम पर भी वक्फ संपत्ति के कब्जे का आरोप। अखिलेश सरकार में आजम वक्फ मंत्री थे, मंत्री रहते अपनी नजदीकियों का फायदा पहुंचाया। खबर के मुताबिक उन पर जमीन के 27 केस हैं, जिसमें कई वक्फ की जमीनों से जुड़े हैं। इसी तरह जमात उलेमाए हिंद, मजहबी नेताओं का भी वक्फ पर कब्जा है। जमात उलेमाए हिंद के पास वक्फ की बहुत सी संपत्ति है और इसमें ज्यादातर संपत्ति राजधानी दिल्ली में है। यह वजह है कि जिन लोगों को आप सुन रहे हैं वक्फ पर बोलते हुए, उनका भी वक्फ से कहीं ना कहीं ताल्लुक जरूर है। सुनिए सियासतदानों को। जबरदस्ती थोपने की किसी बिल को क्या जरूरत है? जब वो बिल हमारे समाज के लोग कहते हैं कि वो बिल सही नहीं है, तो आप जबरदस्ती क्यों थोपना चाहते हो? फिर भी ये बिल पास होता है तो हम यकीनन सर्वोच्च न्यायालय जाएंगे इस बिल के खिलाफ और वहाँ उम्मीद करेंगे कि हमें इंसाफ जरूर मिलेगा। आज उनको ना मुस्लिम समाज सुनता है ना उनके घर वाले सुनते हैं। छोड़िए उनकी बातों को यार, कहाँ अभी बातों में दम होनी चाहिए। ऐसे लोग अब ऐसी कोई बातें हो, ऐसे कोई लीडर बोले तब बात हो। बातों में जिनके खुद ही अपनी बातों पर लोग ठहरते नहीं है, क्या इनको ना वोट मिलता ना इनकी पार्टी जीतती है। छोड़िए। वक्फ को लेकर के जो दादागिरी कर रहे थे, अब वो दादागिरी नहीं चलने वाली है। वक्फ को लेकर के जब संसद में कानून आया तो जेपीसी को भेजने का निर्णय लिया था। अब जेपीसी की जब फाइंडिंग आ गई है, वक्फ को लेकर के कठोर कानून बनने जा रहा है, संशोधन होने जा रहे हैं, तो अब ओवैसी को अपने वोट बैंक की बहुत चिंता सता रही है। लेकिन वो कितना भी प्रयास करें, कितना भी लोगों को भड़काने का प्रयास करें, लेकिन कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है। तो आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। बात दिल्ली की। दिल्ली के नेताओं के लिए आज कयामत की रात है। कल वोटिंग होनी है, इनकी किस्मत का फैसला और दिल्ली का भी। सभी ने पूरी मेहनत की है, जोर लगाया है कि सत्ता उनके पास आ जाए। अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं, पुलिस ने भी तैयारी शुरू कर ली है। कल वोटिंग होनी है। गोविंदपुरी में फ्लैग मार्च हुआ है। दिल्ली पुलिस की तस्वीरें आप देख रहे हैं। उसके बाद दूसरी तस्वीर हौज रानी की मैं दिखा रहा हूं। पुलिस यहां भी एक्शन में है, फ्लैग मार्च कर रही है पुलिस। लेकिन इस सब के बीच अरविंद केजरीवाल ने दावा कर दिया है। उनका दावा है, मेरे अनुमान के मुताबिक आम आदमी पार्टी 55 सीट जीत रही है और महिलाओं ने जोर लगा दिया तो 60 भी पहुंच जाएंगे। मेरे हिसाब से 55 सीट आ रही है। अगर हम
50+ भी सीटें जीत ले तो आपको आश्चर्य नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी को एक अच्छा लोगों का समर्थन मिलेगा। यह कयामत की रात से पहले की घबराहट है। केजरीवाल चौथी बार सत्ता में आने का दावा कर रहे हैं। बीजेपी उनकी विदाई कर 27 साल का सूखा खत्म करना चाहती है। कांग्रेस शीला दीक्षित के नाम पर चुनावी बैतरणी पार करना चाहती है, लेकिन मतदान से ठीक पहले मोदी ने भी सियासी चौसर पर अपनी चाल चल दी। कुछ नेताओं का फोकस घरों में जकूजी पर, स्टाइलिश शावर्स पर, लेकिन हमारा फोकस तो हर घर जल पहुंचाने पर। जब ज्यादा बुखार चढ़ आइए अब आपको बताऊं कि आखिर क्या क्या दावे हैं। सभी अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं। केजरीवाल भी नंबर्स बता रहे हैं। दिल्ली में कल मतदान होगा और कौन जीतेगा सस्पेंस बरकरार है। बीजेपी, आप, कांग्रेस, सबकी सांसें थमी हुई है। लेकिन इस बीच केजरीवाल दावा कर रहे हैं। केजरीवाल का दावा है कि आम आदमी पार्टी फिर सरकार बनाएगी। केजरीवाल ने कहा कि उनकी पार्टी को 55 सीटें मिल रही हैं। मां बहनों ने थोड़ा जोर लगा दिया तो 60 भी मिल सकती हैं। अगर महिलाएं अपने घर के पुरुषों को समझाएं तो यह संभव है। केजरीवाल ने यह दावा चुनाव प्रचार खत्म होने के मौके पर किया। उन्होंने कहा दिल्ली में घूमने के बाद उनका यह आकलन है। दिल्ली की जनता उन्हें एक बार फिर मौका देने जा रही है। उन्हें खुद के हारने के कयास को भी खारिज किया। केजरीवाल ने कहा, मैं नई दिल्ली से चौथी बार चुनाव जीत रहा हूं। कालकाजी से आतिशी और जंगपुरा से सिसोदिया भी जीतेंगे। दरअसल अमित शाह ने कहा था केजरीवाल चुनाव हारेंगे। शाह ने मनीष सिसोदिया के हारने का भी दावा किया था। बीजेपी की ओर से मोर्चा संभाला खुद मनोज तिवारी ने, और दिल्ली बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष ने कहा बीजेपी आएगी। दिल्ली की जनता आपदा की विदाई का मन बना चुकी है। मतदान में सारे रिकॉर्ड टूट जाएंगे और बीजेपी सत्ता में आएगी। अरविंद केजरीवाल हार रहे हैं इसलिए जनता को भ्रमित कर रहे हैं। कैंपेन के बाद मेरा दावा है कि पार्टी 50 से ज्यादा सीटें जीत रही है, क्योंकि दिल्ली की जनता को नरेंद्र मोदी की गारंटी पर भरोसा है। दिल्ली का विकास प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी में शामिल है। केजरीवाल ने 11 साल तक जनता को गुमराह किया, सड़क, सीवर और पानी तक नहीं दे पाए। केजरीवाल को हार का डर सता रहा है, इसलिए रोज नए नए आरोप लगा रहे हैं और हार के डर से ही जीत के दावे करते नजर आ रहे हैं। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल और मनोज तिवारी। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, मेरे हिसाब से 55 सीट आ रही है, लेकिन अगर मेरी माँ बहनें एक बारी जोर का धक्का लगा दें तो 60 तक पहुंच सकती हैं। जैसे महिलाएं एक एक वोट आम आदमी पार्टी को पड़ रहा है, हर पुरुष का भी एक एक वोट आम आदमी पार्टी को, झाड़ू को पड़ना चाहिए, ताकि 60 क्रॉस कर जाएं। अगर सारी महिलाएं लग गई तो 60 सीट आना कोई बड़ी बात नहीं है। 60 के ऊपर आएगी आम आदमी पार्टी की। दिल्ली को जिस प्रकार से बदहाल किया आम आदमी पार्टी ने, अब दिल्ली नहीं सहेगी। बहरहाल ये भारत की बात है में इतना ही। आप अपना और अपनों का बहुत बहुत ख्याल रखिए। रुक रहे एक ब्रेक के लिए।